हेलो, नमस्कार। नमस्कार। Without dance, I think I'll die. That's my life. So when I teach, I get more life. When I teach others, it's like life flowing from me. It's that way. I mean, without teaching, without showing my dance, I don't feel happy. हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल। मैं हरप्रीत कौर चेतना, किस्से, कहानियां, कविताएं मंच पर यादों की रह गुजर कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का अभिवादन करती हूं और साथ ही हमारी आमंत्रित अतिथि अनुपमा तोषनीवाल जी का स्वागत करती हूं। आज हम जिनके बारे में जानेंगे यादों की रह गुजर में, हमारी प्यारी सरोज खान जी। उनके नाम ये 4 पंक्तियां। उनके नक्शे कदम पर नाचे हैं सितारे, उनके नक्शे कदम पर नाचे हैं सितारे। धक धक से लेकर ये इश्क हाय तक सारे, धक धक से लेकर ये इश्क हाय तक सारे। नृत्य की दुनिया की कहलाई वो मलिका, नाज करते उन पर आज भी सब जग वाले। नृत्य की दुनिया की कहलाई वो मलिका, नाज करते उन पर आज भी सब जग वाले। तो दोस्तों, आज हमारी प्यारी सरोज खान जी के बारे में हम जानेंगे हम अनुपमा जी से। अनुपमा जी, स्वागत है आपका। हरप्रीत जी और चेतना किस्से कहानियां मंच का बहुत बहुत आभार, मुझे यादों की रह गुजर में अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए। मेरे सभी सुनने वालों को भी बहुत नमस्कार। देर न करते हुए सरोज खान जी, जो इस समय बॉलीवुड की एक महान दिग्गज कोरियोग्राफर रह चुकी, बॉलीवुड की पहली महिला कोरियोग्राफर रह चुकी, उनके लिए कुछ गीतों के अल्फाज लिए मैं सबसे पहले उन्हें आप सभी के समक्ष रूबरू कराती हूँ। मैं हूँ ख्वाबों की शहजादी, हर दिल पे मैं हूँ छाई। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई। जी हाँ, कौन नहीं जानता इस महान शख्स को, जिसे पूरा बॉलीवुड, पूरा जगत जानता है सरोज खान जी के नाम से। चाहूंगी कि सरोज खान जी का प्रारंभिक जीवन, परिवार और बचपन किस तरीके से था। मुझे नहीं लगता बहुतों को ये पता होगा कि सरोज खान जी का असल में नाम था निर्मला नागपाल। उनके पिता किशन चंद सद्धू सिंह जी और उनकी माता नौनी सद्धू सिंह जी थे। उनका परिवार मूलतः पाकिस्तान से था, पर बंटवारे के समय, भारत विभाजन के समय उनके पिता को पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। यह बहुत कठिन संकट का समय रहा उनके लिए, क्योंकि अपनी बसी बसाई संपत्ति, व्यवसाय को छोड़कर उन्हें अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए भारत आना पड़ा, जिसके कारण यूं कहिए बहुत आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण सरोज खान जी का जो बचपन रहा वो बहुत खुशनुमा नहीं था। उन्हें भी किसी न किसी तरह इस आर्थिक संकट की वजह से कहीं ना कहीं बहुत कुछ देखना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा। बहुत ही छोटी उम्र में आय के समझ लीजिए साधन न होने के कारण उनके पिता को उन्हें फिल्मी जगत में बहुत ही छोटी सी उम्र में जाने के लिए मजबूर, या जो भी कहें हम, उन्हें भेजना ही पड़ा। यह थी उनकी कुछ शुरुआती जीवन का समय। और ऐसा नहीं है कि हालात से वो हार मान जाती। आज हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह
यह एक महान शख्सियत का रूप लेकर हम सभी के समक्ष आई और एक बुलंद सितारा बनकर जगमगाई। चलिए कुछ और उनके बारे में बताती हूँ। बचपन में ही उन्हें नृत्य का बेहद शौक रहा था। वह ऐसी थी कि अपनी ही परछाई को देखकर डांस करना शुरू कर देती थी। कभी कभी उनकी माँ को ऐसा लगता कि कहीं उन पे कोई पागलपन का दौरा तो नहीं चढ़ गया कि यूं ही वह अपनी परछाई देखकर डांस कर रही है, क्योंकि उस समय जो औरतें होती थी उन्हें ये नृत्य क्या है, डांस क्या है, इन सब चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता था। तो वे थोड़ा घबरा गई थी और इसी घबराहट में हरप्रीत जी सच मानिए वे उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गई कि उनका इलाज बहुत जरूरी है। और इसी दौरान जब उस डॉक्टर को यह पता चला कि सरोज खान जी को डांस का बेहद शौक है, तो उन्होंने उनकी माँ से कहा कि फिल्मी जगत में बच्चों के लिए भी इस समय जैसे बैकग्राउंड डांसर्स के रूप में, बाल कलाकार के रूप में बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं जिससे वो भी इस फिल्मी जगत में प्रवेश कर सकती है। यही से उस डॉक्टर की बदौलत ही फिल्मी जगत में वे प्रवेश की और उन्हें उनकी पहली पिक्चर भी मिली। मैं बताना चाहूंगी सभी सुनने वालों को कि बचपन के ही दौर में मात्र 3 साल के उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली फिल्म, जिसका नाम था नजराना, एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने काम किया था। हरप्रीत जी, बिल्कुल नई आपको जानकारी। हाँ, वो जो पिक्चर जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, नजराना, उसमें उन्होंने श्यामा नाम की एक बच्ची का रोल किया था, जिसके लीड रोल में थे बलराज साहनी जी और श्यामा जी। यहीं से उनकी फिल्मी करियर की या फिल्मी जगत में उनका प्रवेश हुआ। जी, इसके साथ ही आपसे जानना चाहूंगी सरोज जी का व्यक्तिगत जीवन और उनकी शादी के बारे में। जी अनुपमा जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं ये बताऊं तो आप सभी अचंभित रह जाएंगे कि बहुत ही छोटी उम्र में, यूं कहिए कि 13 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी, और जिससे उन्होंने शादी किया वह उनसे 30 साल उम्र में बड़े थे। उनका नाम था वी सोहन लाल। वे उस समय एक बहुत ही महान नृत्यकार थे और सरोज खान जी के नृत्य गुरु थे। सरोज खान जी ने किसी एक इंटरव्यू में बताया कि वे बहुत छोटी उम्र में थी जब स्कूल जाती थी। एक दिन उनके इस ये जो नृत्य गुरु वी सोहन लाल जी थे, उन्होंने उनके गले में जाकर एक काला डोरी पहना दिया और सरोज जी को लगा कि उनसे उनकी शादी हो गई है। बस यहीं से उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत हुई और 14 साल की उम्र में ही वे मां भी बन गई थी। जिस दौरान उनकी यह शादी हुई, शादी समझ लीजिए बहुत अच्छे से चल रही थी, पर जब सरोज खान जी का पहला बच्चा का जन्म हुआ, जिसे आज हम राजू खान के नाम से जानते हैं, तभी उन्हें पता चला, सरोज खान जी को तब मालूम हुई कि बी सोहन लाल जी पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे। उससे पहले सरोज खान जी ने बताया कि वे जानती ही नहीं थी कि बी सोहन लाल की शादी हुई भी है। उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में वे बिल्कुल अनभिज्ञ थी। पर इस जावाद का जब खुलासा हुआ तो कहीं ना कहीं दोनों के रिश्ते में तनाव और दरार सी पड़ने लग गई और कुछ ही समय में दोनों ने मानो अलग होने का फैसला भी कर लिया। और उसके बाद 1975 में उनसे अलग होने के बाद सरोज खान जी ने एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जो मुस्लिम थे, रोशन खान जी, उनसे विवाह किया, उनसे शादी की और उसी के बाद से उनके नाम के आगे खान लगना शुरू हो गया। यह थी उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। वैसे तो सरोज खान जी ने हर पीढ़ी के लिए अपना नृत्य प्रशिक्षण दिया,
हर पीढ़ी में उनके गाने सराहे जाएंगे। आज हमारी भावी पीढ़ी भी उनके गानों को सुनती है। उन्हीं की कोरियोग्राफी किए हुए गाने की 4 पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगी। मेरे जैसे लाखों मिले होंगे तुझको पिया, मुझे तो मिला तू ही मेरे होठों की खिलती हुई सी कली, गिला भी पिया तू ही। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हो। जी, अनुपमा जी, आइए हम अपनी जानकारी पर आ जाए। मैं चाहूंगी आपसे उनकी संतान और मजहब परिवर्तन के बारे में जानकारी। जैसा कि मैंने बताया कि बी सोहन लाल जी से जब उनकी शादी हुई, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि उनकी पहले भी शादी हो चुकी है और उनके 4 बच्चे भी थे। 1963 में जब सरोज खान जी ने अपने बेटे को जन्म दिया, उनका नाम था हामिद खान, जिसे आज हम जानते हैं राजू खान के नाम से। वे भी फिल्मी जगत के महान कोरियोग्राफर थे। उसके बाद वी सोहनलाल जी से ही उनकी एक बेटी भी हुई, जो बहुत ही दुखद समाचार है कि 8 महीने की ही वह जो बच्ची थी, वह इस दुनिया से विदा ले चुकी थी। ये उनके लिए बहुत ही कठिन दौर था, सरोज खान जी के लिए। और जब खुलासा हुआ कि बी सोहनलाल जी शादीशुदा है और उनके भी 4 बच्चे हैं, तो किसी तरह से मनमुटाव भी हो गया उनके बीच और उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। रास्ता अलग करने के बाद कुछ समय बाद जब बी सोहनलाल जी की शारीरिक अवस्था कुछ बिगड़ने लगी, तो कुछ समय के लिए सरोज खान जी फिर उनके साथ आके रहने लगी। और इसी दौरान उनकी एक और संतान थी, उनकी एक और बेटी हुई, जिसका नाम था हिना खान। तो सोहनलाल जी से उनके 3 संतानें थी, राजू खान, हिना खान और एक जो बच्ची चल बसी थी। 1975 में जब उन्होंने रोशन सिंह जी से विवाह किया, उनसे भी उनकी एक संतान थी, एक बिटिया हुई, जिसका नाम है सुकयाना खान, जो अभी हाल फिलहाल दुबई में एक बहुत ही अच्छी नृत्य संस्था चलाती है। तो यह थी उनकी संतानों की जानकारी। और एक बात बताऊं कि बी सोहनलाल ने साफ साफ सरोज खान जी से इनकार कर दिया था कि वह किसी भी तरह कोई भी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। सरोज खान जी ने अपने बलबूते पर ही अपने सारे बच्चों की परवरिश की। बहुत ही कठिन समय था, पर माँ माँ होती है। उन्होंने सब कुछ देकर अपने बच्चों को बहुत अच्छा जीवन देने का भरपूर प्रयास किया। जी, बहुत बढ़िया जानकारी अनुपमा जी, बहुत सुंदर जानकारी आपकी। फिल्म जगत में उनका प्रवेश, उनकी पहली फिल्म में कोरियोग्राफी कब, कैसे, उनकी पहचान कैसे बनी, वे कैसे चढ़ी सफलता की सीढ़ियां? कि हम सभी जानते हैं, बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने फिल्मी जगत में प्रवेश कर लिया था। 3 साल की उम्र में उन्हें एक पहला फिल्म जो मिला था वो नजराना थी, जिसमें उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका की, जो मैं आप सभी के साथ पहले ही साझा कर चुकी हूँ। पर जिस महान हस्ती की हम बात कर रहे हैं, वह है एक महान नृत्याकार, एक बेहतरीन नृत्यांगना और एक दिग्गज कोरियोग्राफर। पर सबसे पहले जिस डांस को उन्होंने फिल्मी जगत में किया, वह थी फिल्म हावड़ा ब्रिज, जिसकी नायिका थी मधुबाला जी। 1958 में इस पिक्चर पर जो एक गीत फिल्माया गया था, मैं उसे गुनगुना कर आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। स्वागत है। आइए मेहरबा बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क की इंतहा। जी हाँ, इस गाने में जो बैकग्राउंड डांसर्स थे, सरोज खान जी ने उस ग्रुप डांस में एक लड़के के गेटअप में डांस किया और यहीं से उन्होंने फिल्मी जगत में अपना डांस का पहला कदम रखा एज अ बैकग्राउंड डांसर। पर उसके आगे जब वे 12 साल की उम्र की थी, तब उन्होंने बतौर असिस्टेंट कोरियोग्राफर के रूप में
काम करना शुरू किया। पर यहाँ तक यह सफर थी उनकी, लेकिन उनका पहला कोरियोग्राफी, उनका पहला स्वतंत्र कोरियोग्राफी जिस फिल्म में उन्होंने किया वह आई थी 1974 में। फिल्म का नाम था गीत मेरा नाम। यहाँ से उनके फिल्मी जगत में एज अ कोरियोग्राफर पहचान बनी। उनके काम को बहुत सराहा गया, पर अभी तक उन्हें कोई विशेष ख्याति नहीं मिली थी। पर जहां से उनका नाम बुलंद होना शुरू हुआ, वे चांद की तरह, तारों की तरह चमकने लगी। वह थी फिल्म जिसकी मुख्य भूमिका में नायिका थी श्रीदेवी। फिल्म का नाम था मिस्टर इंडिया और गीत के बोल थे जो मैंने पहले ही गुनगुनाया था, हवा हवाई। इस फिल्म के इस गाने की कोरियोग्राफी के बाद से सरोज खान जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका आगे बढ़ने का क्रम बस चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। जी, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही फिल्म जगत में वे किस नाम से मशहूर रही? जिस समय उनका प्रवेश हुआ था फिल्मी जगत में, जहां मेल डोमिनेंस जिसे कहा जाता है, पुरुषों का वर्चस्व था, उस समय उन्हें मास्टर जी के नाम से जाना जाना स्वयं में बहुत बड़ी बात थी। फिल्म स्टार, सभी सिने जगत के महान सितारे उन्हें मास्टर जी के नाम से पुकारते थे। सरोज खान जी को मदर ऑफ डांस के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम करके, लगभग 200 से भी अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया। 3000 फिल्मों से भी ज्यादा उन्होंने गानों को कोरियोग्राफ किया। न जाने कितनी बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने कोरियोग्राफी की है। नाम गिनाने जाऊंगी तो शायद कम पड़ेगा। तेजाब, चालबाज, दिल, बेटा, ताल, और सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय गीत रहा उनका वह थी तेजाब की जो गीत थी 1 2 3 4 की कोरियोग्राफी, जो मैं आपको गुनगुना के सुनाना चाहूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कैसे हम भूल सकते हैं माधुरी दीक्षित के वो लटके झटके, जिसने उस समय सभी के मन को मोह लिया था। जी हाँ, यह थी उनकी बेहतरीन कोरियोग्राफी, जिसके कारण उन्हें फिल्मी जगत की सर्वप्रथम महिला कोरियोग्राफर का खिताब हासिल हुआ। इसी समय, इसी सिलसिले से, इसी दौरान उनके लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड भी फिल्म फेयर अवार्ड में कैटेगरी बना के रखी गई। लाजवाब रही उनकी कोरियोग्राफी, बेमिसाल थी उनकी कोरियोग्राफी। पर जिस कोरियोग्राफी के लिए वे सबसे बेहद फेमस हुई, मशहूर हुई, वह थी उनकी मुजरा स्टाइल की कोरियोग्राफी, जिसमें उन्होंने जो महारत, जो सीन उन्होंने कोरियोग्राफ किया, वाह वाह माशाअल्लाह, देखकर आज भी उनका वो नृत्य जहन में रच बस जाता है। हाल फिलहाल जब देवदास की वो फिल्म आई थी, जिसमें उन्होंने इस मशहूर गीत को कोरियोग्राफ किया था, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, हम पे जिसने इसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, हो मार डाला। ये जो मुजरे फॉर्म की जो उनकी कोरियोग्राफी रहती थी, वो बेमिसाल रहती थी। ऐसी कोरियोग्राफी बॉलीवुड में शायद पहले कोई ना कर सका, और शायद आगे अभी जो दिखलाई पड़ता है कोई ना कर सकेगा। अपने आप में एक मिसाल है, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। शब्दों में उनके इस रुझान को, उनके इस व्यक्तित्व को बताना मुश्किल है। जी, बहुत सुंदर। मुझे आपकी बातों से, आपके गानों से एक गाना याद आया। हम लोग बहुत छोटे थे बचपन में जब इस गाने पर डांस करते थे, और ये फेवरेट गानों में से मेरे एक गाना है, श्रीदेवी जी पर फिल्माया हुआ चालबाज फिल्म का। बड़ा हम लोग जब 3-4 सहेलियां इकट्ठी होती थी, बड़े मजे से इस गाने को एंजॉय करते थे, डांस करते थे।
ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी दीवाना, किसे बनाएगी ये लड़की। समथिंग लाइक दैट। मुझे सही सही गाना नहीं आती है बहुत ज्यादा। चलिए, इसके साथ ही हम अपनी अगली जानकारी पर आएंगे। मुझे बताइए अनुपमा जी कि सरोज खान जी का टीवी कैरियर किस तरीके का रहा था? हरप्रीत कौर जी, आपको कुछ बोलूंगी। जिस गाने की चर्चा आपने की ना, वह इतना बेहद लोकप्रिय था कि मैं भी, जब भी हम दोस्त आपस में इकट्ठा मिलते या कुछ मस्ती मजाक करते, वो गाना चला के जरूर डांस करते थे। माने मस्त डांस, मस्त कोरियोग्राफी रहती थी उनकी। मैं क्या बताऊं आपको कि बड़ा ही दिलकश लगता था उनके हर गाने पे थिरकना, उनके हर गानों को सुनना। शायद आपको याद भी हो, एक अंजाम फिल्म में भी एक जो गाना था, वो भी बहुत ही लाजवाब थी। 18 बरस की कंवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छिपा के चली थी, फंसी डोरी चने के खेत में। मुझे लगता है कोई ही शादी ब्याह का ऐसा गीत संगीत होगा जिसमें उनके गानों पर, उनके कोरियोग्राफ किए गानों पर हम में से कोई ना कभी नृत्य नहीं किया होगा। बड़ी ही जानदार शख्सियत थी, उनके नृत्य की शैली अद्भुत, अनुपम। क्या बताऊं उनके बारे में। चलिए, यहाँ से मैं फिर रुख मोड़ती हूँ आपके प्रश्न की तरफ, जहां आपने कहा, जी हाँ, छोटे पर्दे पर भी उनका रुतबा बहुत ही निराला था। फिल्मी जगत से टीवी के पर्दों पर दिखना, वाह, बहुत ही मजे की बात थी। सबसे पहले फिल्मी करियर के बाद जो उन्होंने अपना टीवी करियर पे जब दिखाई दी, वह था वर्ष 2005 में, जो एक बहुत ही पॉपुलर डांस शो था, नच बलिए। नच बलिए के शो में वे एक जज के रूप में दिखाई दी, और उसी शो के दूसरे सीजन में भी वे इस जूरी मेंबर के रूप में दिखाई दी थी। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स जब वहां आते और सरोज खान के आगे डांस करते, ये अपने आप में ही उन सबको, सभी के लिए एक महान उपलब्धि थी, क्योंकि वो एक महान दिग्गज कोरियोग्राफर के आगे डांस कर रहे हैं। उससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती थी। एक बहुत ही बड़ी बात थी सरोज खान जी में, जब भी उन्हें किसी भी डांस पार्टनर की या किसी की भी डांस बहुत अच्छी लगती, वे खड़े होके एक सीटी बजाती और उसे अपने पास बुलाकर उन्हें 1 रुपए का सिक्का बतौर शगुन देती। ये मैंने खुद टीवी पर देखा, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। सोचिए, जिसे मिलता होगा सरोज खान जी से, उसके लिए तो ये बड़ी उपलब्धि की बात बहुत थी। बड़ी बात। और 2005 के बाद 2008 में एनडीटीवी पर एक शो आया था, नच ले विद सरोज खान। मेरे जैसे डांसर के लिए, जिसे बहुत ही पैशनेट हूं मैं डांस के लिए, जब यह टेलीकास्ट हुआ, मैं रोज बैठ के सरोज खान जी के सिखाए हुए स्टेप्स को देखती और उसे प्रैक्टिस करती। यह एक अद्भुत शो था, जिसमें घर पर बैठे सभी शौकीन जो डांस के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब जिनका मन मचलता हो, वो घर बैठे सरोज खान जी के स्टेप्स को सीख पाते थे, देख पाते थे और बहुत कुछ सीखते थे। इसी वर्ष सोनी टीवी पर आई थी उनकी एक डांस शो, बूगी बूगी, जो एक डांस शो था। उसमें भी सरोज खान जी ने एक जज के रूप में बतौर पार्टिसिपेट किया। सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत मनोबल बढ़ाती थी। उनके अंदर जो एक सहजता थी, जो एक सरलता थी, वो मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टिसिपेंट को नहीं छुआ होगा। उस समय वो ये भूल जाती थी कि वो फिल्मी जगत की सबसे मशहूर कोरियोग्राफर थी। वह सभी के साथ बिना पक्षपात के सटीक सभी को बतलाती, सबकी कमजोरियों को, सबकी जो उनकी अच्छाइयां होती, सभी को बतलाती। बहुत कुछ सीखा होगा उन पार्टिसिपेंट्स ने इस दौरान उनसे। और सबसे ज्यादा एक पॉपुलर शो रहा झलक दिखला जा, टेलीविजन पर बहुत ही पॉपुलर शो था। उसमें भी वे एक जूरी मेंबर के रूप में दिखाई दी। और शायद बच्चों का बेहतरीन जो एक शो आता है, जो अभी तक चल रहा है,
तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आई डोंट नो आज मुझे सुनने वालों में से कोई उसे देखता है या नहीं, पर मैं तो बहुत देखती हूँ। मेरे बच्चे सारा दिन शायद वही शो देखते हैं। उस शो में भी एक ऐसा एपिसोड था जहां पर उस शो के सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने एक डांस का शो रखा था और एक डांस का कंपटीशन रखा था। उस कंपटीशन में भी सरोज खान जी को एज अ जूरी मेंबर डांस को जज करते हुए दिखाया था एज अ जज। यह थी एक छोटी सी जानकारी उनकी टीवी करियर के बारे में। जी, इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी अनुपमा जी कि जो सरोज जी थी वो अपने निजी जीवन का कोई भी दुख का असर अपने प्रोफेशनल लाइफ पर नहीं आने देती थी। इस बात का मैं पुष्टिकरण चाहूंगी आपसे। कहते हैं ना कि कोई भी मशहूर होने के लिए एक ही सीढ़ी में 100 सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। उसे धीरे धीरे न जाने कितने संकटों का, कितनी मुसीबतों का फाइट करते हुए, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए वह अपने मुकाम पर पहुंचता है। ऐसी ही शख्सियत है सरोज खान जी। ना कभी उन्होंने अपनी आर्थिक संकटों को अपने प्रोफेशनल लाइफ पर हावी होने दिया, न कभी अपने व्यक्तिगत जीवन में आए हुए दुख को उन्होंने अपने इस करियर पर हावी होने दिया। मैं नहीं जानती आप में से कितने सुनने वाले इस बात को जानते हैं, पर फिर भी मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ कि उनकी जब एक बच्ची थी बी सोहन लाल जी से, जो 8 महीने में ही इस जहां को अलविदा कह चुकी थी। सच मानिए उन्होंने अभी इस बच्ची को दफनाया ही था और 5 घंटे भी नहीं हुए थे उन्होंने उसी दिन, उसी शाम को एक ट्रेन पकड़ी, क्योंकि उन्हें अगली सुबह एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर उस गाने को फिल्माना था जो उस दशक का सुपर आइकॉनिक सॉन्ग था। यह थी मशहूर फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा पर जिनत अमान पे फिल्माया सॉन्ग, जो मैं आपको गुनगुना के ही बताऊंगी। आप कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकेगा कि उस समय उस कोरियोग्राफर के दिल में कौन सा तूफान चल रहा था। सुनिएगा इस गाने को और आप बताइएगा कि क्या नहीं थी वह महान हस्ती। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। जी हाँ, इस गाने को जब उन्होंने कोरियोग्राफ किया, उस समय उनकी जो मनस्थिति थी वह आप और मैं सभी समझ सकते हैं, पर शायद पर्दे पर इस गाने को देखने वाला कोई भी अनुमान नहीं लगा सकेगा कि कौन से दुख के समुद्र में वह उस समय थी, कैसे उन्होंने इस हिम्मत को जुटाया होगा और अपने इस प्रोफेशनल लाइफ पर, अपने व्यक्तिगत जीवन का जरा भी असर नहीं होने दिया। और एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा कि जिस समय वो प्रेग्नेंट थी, तब भी जब भी कोई कोरियोग्राफी होती या उनका कोई भी काम होता, वह प्रेगनेंसी को अपने काम के बीच कभी नहीं आने देती थी, कभी अपने काम से वे डिगी नहीं। ऐसी महान शख्सियत थी वे। जी, मैं जानना चाहूंगी अनुपमा जी, आपके माधुरी जी और श्रीदेवी के स्टारडम में उनका कहां तक श्रेय है? फराह खान के करियर में भी उन्होंने सपोर्ट किया, किस तरीके से उनका स्टारडम में हाथ रहा इन लोगों के? सभी जानते हैं कि सरोज खान जी का जो फिल्मी जगत की जो शुरुआत की थी वो 1974 में थी, पर उसके बाद काफी समय तक उन्हें वो ख्याति नहीं मिली। जरूर उनके काम को सराहा गया, पहचाना गया, पर श्रीदेवी की जो फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, उस कोरियोग्राफी के बाद से उन्होंने जो ख्याति अर्जित की और जो नाम श्रीदेवी को मिला, नगीना, चालबाज, लम्हे, इन सब में माधुरी, इन सब में सरोज खान जी की जो कोरियोग्राफी थी वो बहुत बड़ा कारण था श्रीदेवी जी की स्टारडम के लिए। क्या बताऊं, लम्हे में जो एक गाना है, म्हारे हिवड़े में मैं गुनगुनाना चाहूंगी ये गाना अनुपमा जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
मोरनी पागा माँ बोले आधी रात माँ, खनन खन खनन खन चूड़ियाँ छनक गई, देख साहिबा खनन खन चूड़ियाँ छनक गई हाथ माँ। जी, आगे मन बिल्कुल सही बढ़ते आप हैं। बिल्कुल सही कह रही है। ये जो गाना था उसने श्रीदेवी को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया, माने श्रीदेवी की जिस उन्नति के शिखर पर श्रीदेवी जी को जाना जाता है, जिन मशहूर अभिनेत्रियों में उनका नाम गिना जाता है, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा हाथ था कोरियोग्राफी का, जो सरोज खान जी ने कहा था। और माधुरी दीक्षित के बारे में तो ये कहना माने कि वे दोनों ही आपस में अरस परस रही हैं। जितना श्रेय सरोज खान जी का जाता है माधुरी दीक्षित के स्टारडम को, सरोज खान जी को भी इस फिल्मी जगत में नाम दिलाने के लिए माधुरी दीक्षित का भी उतना ही श्रेय है। माधुरी दीक्षित सरोज खान जी को अपना सबसे बेहतरीन गुरु मानती थी, उनका बहुत आदर करती थी। वे खुद कहती हैं कि आज जिस मुकाम पर वे हैं, जिस तरह के सम्मान उन्हें आज इस इंडस्ट्री में मिला है, उसकी बतौर जो माने वो अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कहती हैं कि उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है उनकी गुरु को, सरोज खान जी को। चाहे वो तेजाब का गाना रहा हो, चाहे फिर वो देवदास का डोला रे डोला हो, माने जो भी आप कहिए, चाहे बेटा का धक धक हो, माधुरी दीक्षित जिस भी तरह से आज शिखर पर पहुंची है, बहुत बहुत बड़ा हाथ उनके स्टारडम का जाता है सरोज खान जी को। एक बार की बात है, इट वाज समझ लीजिए वर्ष 1992 में सरोज खान जी को जो जीता वही सिकंदर फिल्म का ऑफर आया था, पर किसी डेट्स के प्रॉब्लम के कारण सरोज खान जी डेट्स नहीं दे पा रही थी, तो उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और यही फिल्म फिर फराह खान जी को ऑफर की गई और उन्होंने उस फिल्म को एक्सेप्ट कर लिया। सरोज खान जी का यह फिल्म छोड़ना फराह खान के लिए बहुत बहुत लकी साबित हुआ, और यहीं से फराह खान एज अ कोरियोग्राफर उनका लाइफ सेट हो गया फिल्मी जगत में। तो कहते हैं ना कि सरोज खान जी ने जिस नृत्य शैली को अपनाया, जिस कोरियोग्राफी को अपनाया, उन्होंने केवल नृत्य नहीं सिखाया, उन्होंने अपनी अदाकाराओं को कैमरे के सामने किस तरह पेश होना है, किस नजाकत के सामने आना है, किस हाव भाव के सामने आना है, यह सभी सिखलाकर कोरियोग्राफी की जगत में एक महान क्रांति ला दी थी। ऐसी थी प्रतिभा उनमें, और उनके बारे में कुछ भी कहना छोटी मुंह बड़ी बात होगी। बहुत ही महान, बहुत ही बेमिसाल कोरियोग्राफर थी। मैं हरप्रीत जी, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं या कई सवाल उठते हैं, कई इंटरव्यू में भी मैंने पढ़ा है, लोग कहते हैं कि कहीं कोई दबाव था क्या जो मजहब परिवर्तन किया उन्होंने। सरोज खान जी यूं तो मुसलमान नहीं थी, पर क्या कोई दबाव था? तो एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा कि मुझ पर किसी प्रकार मजहब परिवर्तन के लिए कोई भी दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि रोशन खान जी से शादी करने के बाद जब कभी वे मस्जिद जाती और छोटी छोटी बच्चियों को इस्लाम का इबादत करते देखती, उन्हें बड़ा सुकून मिलता। और उन्होंने चूंकि अपनी एक छोटी बच्ची को खोया है, वे कहती कि उन्हें मस्जिद के अंदर से कोई छोटी बच्ची की पुकार सुनाई पड़ती, जो कहती कि उन्हें लगता सपनों में कि वह उन्हें पुकार रही है मेरी माँ कह के। और ये सपना उन्हें अक्सर आया करता था, और तभी से उन्होंने मन बना लिया था कि मैं इस्लाम धर्म को कबूल करूंगी, क्योंकि यह धर्म मुझे बहुत प्रेरणा देती है। बिना किसी दबाव के ही उन्होंने स्वतः इस मजहब को स्वीकार किया। क्योंकि बहुत बार कहीं अनसुनी बातों को हम सुनते हैं और हम अपनी ही धारणा बना लेते हैं कि जरूर कोई ना कोई वजह रहा होगा,
कोई ना कोई दबाव रहा होगा जिसके कारण सरोज खान जी ने अपना मजहब परिवर्तन किया। तो इस तरह उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बयान देख के सभी के मुंह बंद करा दिए कि जी नहीं, मैंने किसी भी दबाव में आकर इस मजहब को नहीं अपनाया। जी अनुपमा जी, अनुपमा जी, सरोज खान जी का आखिरी प्रोजेक्ट और उम्र के अंतिम पड़ाव में वो तंगी से गुजर रही थी काम की, इस बारे में भी चाहूंगी कुछ प्रकाश डालें आप। कि मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की वो नृत्यांगना, नृत्य रचनाकार थी, उसके लिए कोई शब्दों की आवश्यकता नहीं है। पर कभी उम्र का एक ऐसा पड़ाव भी उन्होंने देखा जब काम की तंगी से वे गुजर रही थी। ऐसे में मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो उनका आखिरी प्रोजेक्ट था वह आया था वर्ष 2019 में। करण जौहर की फिल्म थी कलंक, जिसमें उन्होंने अपनी सबसे चहेती अभिनेत्री और छात्रा माधुरी दीक्षित के काम किया था। और उस फिल्म में जो सॉन्ग उन्होंने कोरियोग्राफ किया था उसके बोल थे तबाह हो गए। और उससे पहले उन्होंने कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका में भी द क्वीन ऑफ झांसी में एक सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया था, जिसके बोल कुछ इस तरह थे, राजा जी बोल के, जो मुझे स्पष्ट याद नहीं आ रहे हैं। उसके बाद या उसके कुछ समय तक उन्हें काम बहुत नहीं मिल रहा था। तो जब सलमान खान जी को पता चला कि वो एक आर्थिक तंगी और काम की तंगी से गुजर रही हैं, तो उन्होंने सामने से सरोज खान जी से कहा कि वे एक ऐसी फिल्म प्रोड्यूस करेंगे या जिस भी फिल्म में वो काम करेंगे उसमें कोरियोग्राफी के लिए वे सरोज खान जी को ही लेंगे। हालांकि इससे पहले भी सरोज खान जी ने सलमान खान जी के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जैसे अंदाज अपना अपना, बीवी हो तो ऐसी। पर शायद किस्मत ने उन दोनों को ही ये मौका दिया नहीं और दोनों की कोई फिल्म आ नहीं सकी। इसीलिए जो आखिरी प्रोजेक्ट उन्होंने किया वह थी फिल्म कलंक 2019 में। जी, इसके साथ ही उनकी अंतिम यात्रा कैसी रही, बॉलीवुड ने कैसे दी उनको श्रद्धांजलि, ये भी आपसे जानना चाहूंगी। पहले कि आप ये प्रश्न पूछे, मैं रोशनी डालना चाहूंगी इस महान हस्ती ने किन किन पुरस्कारों को, किन किन अवार्ड्स को ग्रहण किया है। फिर हम चलते हैं उनकी अंतिम यात्रा की ओर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि वे पहली महिला कोरियोग्राफर, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर थी जिन्होंने 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स को हासिल किया, जिनके लिए पहली बार इस कैटेगरी को खुद ब खुद फिल्म फेयर अवार्ड्स में ऐड किया गया। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में हैट्रिक बनाई। उन्होंने 3 नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। मैं उस पर खुलासा और रोशनी डालना चाहूंगी क्योंकि इसके बिना उनकी ये जर्नी इनकम्प्लीट है। उन्होंने 3 नेशनल अवार्ड्स जीते। साल 2003 में उन्हें जो नेशनल अवार्ड्स मिला वह था, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, फिल्म का नाम था देवदास, डोला रे डोला पे। 2006 में उन्होंने तमिल फिल्म श्रृंगारम में काम किया था, जो एक डांस बेस्ड फिल्म थी और उस फिल्म के सभी गानों के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था। और 2008 में उन्हें फिल्म गुरु के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, 2008 में उन्हें जिस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड दिया था वह थी फिल्म जब वी मेट, ये इश्क हाय, बैठे बिठाए, जन्नत दिखाए हाय। इन तीनों फिल्मों के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था। और चलिए बात करते हैं उनकी फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए। तो 1989 में उन्हें तेजाब के फिल्म पे कोरियोग्राफ किए गाने 1 2 3 जो बेहद लोकप्रिय था, उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला। 1989 की बता रही हूँ। 1990 में श्रीदेवी पर फिल्माए गए गाने ना जाने कहां से आई मैं कहां पे जाऊंगी, फिल्म चालबाज के लिए। 1990 में
माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गाने पर फिल्म सैलाब में उन फैसलात के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1993 में उन्हें फिल्म बेटा, जो बहुत ही मशहूर सॉन्ग था, धक धक करने लगा, पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1994 में फिल्म खलनायक पे चोली के पीछे क्या है, उसके लिए उन्हें मिला फिल्म फेयर अवार्ड। आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। 2000 में उन्हें जो अवार्ड मिला वह था फिल्म हम दिल दे चुके सनम में, जिसमें मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने काम किया था। निमोड़ा निमोड़ा गाने पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर 2003 में डोला रे डोला देवदास फिल्म के लिए उन्हें माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गाने के लिए उन्हें अवार्ड मिला। अंतिम अवार्ड जो उन्हें फिल्म फेयर का मिला था वो था वर्ष 2008 में फिल्माए हुए गाने जो है गुरु फिल्म से, बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत पे, जिसमें ऐश्वर्या राय और नायिका के काम करती है। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो, मीठा है कोसा है पानी का बोसा है, मीठा है कोसा है पानी का बोसा है, नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नाना रे। इस गाने की कोरियोग्राफी को कोई नहीं भूल सकता, वो अभी तक सभी के दिलों में, जहन में रचा बसा है। इसी के साथ उन्हें और भी अवार्ड्स मिले। अमेरिकन कोरियोग्राफी अवार्ड से भी नवाजा गया। वर्ष 2002 में उनकी फिल्म लगान वंस अपॉन अ टाइम के बेस्ट कोरियोग्राफर के रूप में, और 2003 में उन्हें मिला इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी फिल्म देवदास के लिए। 2019 में भी उन्हें आईफा अवार्ड्स दिया गया फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ सरोज खान इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। माने उन्होंने जिस प्रकार पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे अपने काम से, अपनी कोरियोग्राफी से पूरे फिल्म के ही अंदाज को बदल दिया, गीतों में किस तरह उनकी कोरियोग्राफी ने एक अर्थ लाया, उसके लिए उन्हें 2019 में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा के लिए पुरस्कार देके नवाजा गया। 89, 90, 91 तीनों वर्ष में एक के बाद एक फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने वाली ये पहली महिला रही जिन्होंने हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाया। इनके बारे में और कुछ भी कहना और मैं क्या बताऊं, माने एक ऐसी दिग्गज कोरियोग्राफर जिनका कोई मिसाल नहीं है। माधुरी दीक्षित और सरोज खान जी की ऐसी बॉन्डिंग रही। मैं अब आपके प्रश्न की ओर चलती हूँ हरप्रीत जी। उनकी जो अंतिम यात्रा रही, ऐसी महान बॉन्डिंग थी दोनों के बीच कि जब 3 जुलाई 2020 कार्डियक अरेस्ट के कारण जब इनकी मृत्यु हुई, सारा का सारा फिल्मी जगत शोकाकुल हो गया। और एक इमोशनल पोस्ट में माधुरी दीक्षित ने लिखा कि मैं तो पूरी तरह से बिखर गई हूं, क्योंकि सरोज खान जी के न होने से उन्होंने कहा कि जब सरोज खान जी रहती थी सेट पे, वो हमेशा मुझे ताकत दिया करती थी, पर आज उनके ना रहने से मैं पूरी तरह से बिखर गई हूं। अमिताभ बच्चन जी से लेकर अक्षय कुमार तक कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं थी फिल्म जगत से जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की हो। बहुत ही सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने उनके बारे में बस एक ही पंक्ति में सब कुछ कह दिया कि सरोज खान जी खुद में ही एक संस्था थी। किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। उन्होंने ये दिखला दिया अपने अंतिम यात्रा में कि नृत्य ही उनकी पहचान रही है, और आज भी उनके सिखाए, उनके किए हुए कोरियोग्राफ डांस को केवल 80 और 90 के ही लोग नहीं, 80s एंड 90s के दौरान के ही जो हम रहे हैं, आज के भी जो यंगस्टर्स है वे भी उनके कोरियोग्राफ डांस पर
बेमिसाल रूप से थिरकते हैं, नाचते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी महान दिग्गज कोरियोग्राफर को, जिन्हें मदर ऑफ डांस के नाम से जाना जाता है, हम आज सभी मिलकर शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि यह महान हस्ती अब हमारे बीच नहीं रही है। और एक बहुत बड़ी बात कि मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ कि उनकी जो पहली पुण्य तिथि आई थी गत वर्ष, भूषण कुमार जी ने टी सीरीज के बैनर तले एक बहुत ही शानदार घोषणा की है। वो है सरोज खान जी पर एक बायोपिक बनाने की घोषणा। इस घोषणा के लिए वे बहुत दिल से उनके दोनों बच्चे राजू खान और सुकियाना खान का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से इस महान हस्ती के ऊपर एक फिल्म बनेगी, जिसका अभी कोई दिन, कोई डायरेक्टर तय नहीं किया है, पर हम सभी उनकी इस मशहूर फिल्म को देखने का सौभाग्य पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा जानकारी आपकी, बहुत ही रोचक। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी आपका इस जानकारी के लिए। बहुत बहुत आभार अनुपमा जी आपका। साथ ही हम कार्यक्रम के अंत की ओर आज पहुंचे हैं। चेतना मंच का, जिन्होंने हमें सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, सूत्रधार बनाया। इसके साथ ही हम विदा लेना चाहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते यादों की रह गुजर में, फिर किसी नई हस्ती के साथ, नई जानकारी के साथ। आप जो भी हमारे साथ बांटना चाहते हैं किसी हस्ती के बारे में, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का जो भी हमारे साथ जानकारी बांटना चाहते हैं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। मुझसे यदि इस रह गुजर के एपिसोड में कोई त्रुटि हुई हो या कुछ गलतियां हुई हो तो नजरअंदाज कीजिएगा। चेतना मंच का बहुत बहुत आभार। अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी श्रोताओं का, सुनने वालों का बहुत बहुत आभार।